ये चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि झांगी ने समुद्री लुटेरों पर कोई दया नहीं दिखाई और जो भी उसे दिखा उसे मार डाला। बुराई का सफाया करने का अपना मिशन पूरा करने के बाद वह यहां किसी भी समुद्री लुटेरे को जिंदा नहीं छोड़ेगा। समुद्री लुटेरे डर से कांप रहे थे और सामना करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे झांग यी को छू भी नहीं सके। झांगी ने सभी के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। झांगी ने एक दरवाजे पर लात मारकर खोला और अंदर चला गया। कमरे में बहुत अंधेरा था। हवा में बहुत ही गंदी बदबू फैली हुई थी और फर्श पर हर जगह गंदगी थी। कोने में उसने 5-6 लड़कियों को चैन में जकड़ा हुआ देखा। वे गंदगी में लथपथ थीं और उनकी आंखों में कोई चमक नहीं बची थी। झांगी ने उनकी चैन काट दी और फिर मुड़कर जाने लगा। उनका भविष्य अब उनकी खुद की किस्मत पर निर्भर था। लेकिन जैसे ही वह कमरे से बाहर जाने वाला था, एक नया विचार उसके मन में आया। उसने अपनी वॉइस सिस्टम को लोकल लैंग्वेज में बदला और पूछा, क्या तुम जानती हो कि इन कमीने लोगों का बेस कहां है? लड़कियां डर से कांप रही थीं और झांगी को खाली नजरों से घूर रही थीं। झांगी ने फिर पूछा, मैं यहां तुम्हारी हेल्प के लिए हूं। अगर तुम मुझे उनका बेस बता दो तो मैं तुम्हारा बदला ले सकता हूं। कुछ देर सोचने के बाद उसने स्पेस पावर से 2 बड़े ब्रेड के बैग निकाले और जमीन पर रख दिए और बोला, मैं तुम्हें ये खाना भी दे सकता हूं। खाने को देखते ही महिलाओं की आंखों में भूख की चमक आ गई और वे पागलों की तरह ब्रेड खाने लगी। झांगी ने कुछ कदम पीछे हटकर खुद को गंदगी से दूर रखा और फिर से पूछा, मैंने पूछा, क्या तुम जानती हो कि उनका मेन बेस कहां है? एक महिला ने ऊपर देखा और हंसते हुए कहा, कोई बेस नहीं है, सब राक्षस बन चुके हैं, यहां कोई अच्छा इंसान नहीं बचा। ये सुनकर झांगई को इस छोटे देश की सिचुएशन पूरी तरह समझ आ गई। ये एक ऐसा देश था जहां रिसोर्सेस की बहुत कमी थी। डिजास्टर के बाद हर कोई पागल हो गया था, या तो खाओ या खाए जाओ। यहां कोई भी जीवित इंसान समुद्री लुटेरों का हिस्सा नहीं था। तो क्या तुम जानती हो कि सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है? उस महिला की आंखें घूमी, जैसे उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, जनरल बाउचा, उसके पास सबसे ज्यादा आर्मी है, पूरा आइलैंड उसके कंट्रोल में है। झांगी बोला, थैंक यू, अब मैं समझ गया। झांगी दूसरे जहाज पर चढ़ा और वहां भी सब खत्म करने लगा। कम्युनिकेटर से जू यूनक्वे की आवाज आई, मिस्टर जांग, हमें बस इन समुद्री लुटेरों को खत्म करके निकल जाना चाहिए। ज्यादा खून खराबा ठीक नहीं होगा, इससे दूसरे देश हमारे खिलाफ हो सकते हैं। लाओ त्यान ने भी पूछा, अब हमें क्या करना है? झांगी ने सभी को कहा, इस आइलैंड पर मौजूद सभी समुद्री लुटेरों का खात्मा होना चाहिए, वरना वे हमारे लिए खतरा बन सकते हैं। जू यूनक्वे चिंतित हो गई। झांगी, अगर तुम ऐसा करोगे तो ये इंटरनेशनल लड़ाई शुरू हो सकती है। झांग यी ने ठंडे आवाज में कहा, जब उन्होंने हमारे जहाज पर हमला किया उसी वक्त उनका मौत तय हो गया था। उसने लाओ त्यान को आदेश दिया, जहाज पर रहो, वीपन्स तैयार रखो। अगर कोई आर्म्ड दिखे तो बिना सोचे समझे गोली मार देना। इस आइलैंड पर कोई मासूम नहीं बचा है। इसके बाद झांगी तुरंत में नानतुओ आइलैंड पर पहुंच गया। कुछ लोग छिपकर उसे देख रहे थे, लेकिन वह रुका नहीं। उसने अपनी गन निकाली और दूर से ही सभी जासूसों को मार गिराया। अब जनरल बाउचा के बेस तक पहुंचना आसान था। बर्फ से ढके इस आइलैंड पर बस उन रास्तों को देखना था जहां ज्यादा पैरों और गाड़ियों के निशान हों। गोलियां चारों ओर गूंजने लगीं। बहुत सारे हथियारबंद गुंडे दौड़ते हुए आए और झांगी पर फायरिंग करने लगे। लेकिन झांगी ने अपने स्पेस खोल के सब गोलियां स्पेस में खींच ली और वापस गुंडों की तरफ सारी गोलियां बारिश की तरह लौट आईं और उन गुंडों के शरीर में छेद कर दिए। किसी ने रॉकेट लॉन्चर निकाला, रॉकेट जैसे गया वैसे ही वापस आया। 7-8 लोग मौके पर ही बिखर गए। नानतुओं की कुल पॉपुलेशन कुछ लाख थी। डिजास्टर के बाद मुश्किल से 10,000 लोग बचे थे और वे सभी डाकू बन चुके थे। झांगी को देखकर वे डर से थर थर कांपने लगे। कुछ गुंडे घुटनों के बल गिर गए और माफी मांगने लगे। झांगी ने बिना झिझक उनके सिर में गोली मार दी। उसने पूरे रास्ते कत्लेआम जारी रखा। सिर्फ 10 मिनट में उसने 700 से 800 लोगों को मार डाला
आगे बढ़ते हुए उसने जनरल बाउचा के बड़े पैलेस वाले बेस को देख लिया। झांग ये पैलेस में गया और आइलैंड पर रेगुलर आर्मी को खोज निकाला। पहले दिखे लुटेरों से अलग ये सभी सैनिक स्टैंडर्ड मिलिट्री यूनिफॉर्म पहने हुए थे और उनके वेपन्स बहुत एडवांस थे। जब उन्होंने जांग यी को आकाश में उड़ते हुए देखा तो वे सभी हैरान रह गए। लेकिन फिर भी एक आदमी जो कप्तान जैसा लग रहा था अपनी बंदूक उठाकर चिल्लाया, अरे रुको, तुम कौन हो? ये जनरल नामतुओ नेशनल ट्रेजर चा का इलाका है, तुरंत यहां से चले जाओ, वरना हमारे ग्रेट जनरल बाउचा तुम्हें डिवाइन पनिशमेंट देंगे। झांग यी ने नीचे देखा और अचानक उसे मजाक करने का मन हुआ। अभी अभी तुम्हारे लोगों ने मुझे लूट लिया, क्या तुम्हारा नानतुओ देश मुझे कोई सफाई देगा? कप्तान एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया। उसने बोला, ये सब एक गलत फहमी है, तुम जल्दी से चले जाओ, हम इसे इग्नोर कर सकते हैं। झांगी ने ठंडी आवाज में बोला, लेकिन मैं इसे अनदेखा नहीं कर सकता। वह हवा में ऊंचा खड़ा हुआ, अपना स्पेस खोला और सैकड़ों ग्रेनेड स्पेस से नीचे गिराए। सैनिकों ने सिर्फ काले रंग की चीजें गिरती देखी, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वे क्या थीं। इससे सैकड़ों सैनिक वहीं मारे गए। महल के अंदर सफेद भव्य मिलिट्री यूनिफॉर्म पहने सिल्वर बालों वाले जनरल पाउचा ने यह सीन देखा और सोचने लगा, ये लोग कहां से आ गए हैं जो मेरे देश में इतनी तबाही मचा रहे हैं? ये सच में मौत को बुलावा दे रहे हैं। उनके आसपास के गार्ड कप्तानों ने जल्दी से कहा, जनरल, हमें इस आदमी को और ज्यादा नहीं मारने देना चाहिए। उसने हमारे बहुत से सैनिकों को मार डाला है, इससे हमारे बिजनेस पर बहुत असर पड़ेगा। दूसरे इंसान ने भी कहा, हाँ, अगर लोग कम हुए तो हमें भविष्य में कम जहाज लूटने पड़ेंगे। जनरल बाउचा ने ठंडी आवाज में कहा, अगर आदमी कम है तो कहीं और जाकर पकड़ लो, लेकिन अब मेरे लिए कार्रवाई करने का समय आ गया है। उसे यह दिखाने का समय आ गया है कि नानतुओ देश के गॉड को नाराज नहीं किया जा सकता। जनरल बाउचा ने जमीन पर अपना लेफ्ट बूट जोर से मारा, जिससे फर्श फट गया और वह एक तीर की तरह झांगी की ओर उछल पड़ा। उसके सबोर्डियंस ने प्रशंसा भरी नजरों से उसकी ओर देखा और बोले, जनरल एक गॉड है, इनविंसिबल गॉड। जनरल बाउचा उतरा और झांगी का रास्ता रोक लिया, जो पार्क में प्रवेश करने वाला था। जनरल बाउचा लगभग 50 साल का था। उसकी आंखों में भयानक गुस्सा दुख रहा था। उसका शरीर मजबूत था और उसकी वॉर यूनिफॉर्म मुश्किल से उसकी मसल्स को ढक पा रही थी। उसने बोला, बाहरी इंसान, अगर तुम मेरे पैलेस में घुसे और मेरे लोगों को मार डाला तो तुम्हें इसकी कीमत अपनी जान से चुकानी होगी। झांग ये उसके पास से गुजरा, एक झटके में होली स्वॉर्ड घुमाई और उसका सिर गर्दन से कटकर हवा में उछला और वह बर्फ में गिर गया। पूरे पैलेस में हर कोई हैरान रह गया। वे सभी सोच रहे थे कि उनके गॉड जनरल बाउचा, जो नानतुओ देश के सबसे बड़े योद्धा थे, झांगी को बेरहमी से मार डालेंगे। लेकिन ये क्या हुआ? झांगी आगे बढ़ा और अचानक उसने एक कांपते हुए सैनिक को देखा। झांगी ने ठंडी आवाज में पूछा, तुम्हारा जनरल कहाँ है? सैनिक ने खाली आंखों से जनरल बाउचा की ओर इशारा किया, जिसका सिर अब धड़ से अलग पड़ा था, और बोला, वही जिसे आपने अभी मारा। झांगी एक पल के लिए चौंक गया और बोला, मैं उसे इतनी आसानी से मार पाया कि पूछना ही भूल गया। झांगी ने हवा में तलवार उठाई और उसके तलवार की नोक से काले फ्लेम्स निकाली और वह एक बड़े सांप का आकार लेने लगी। उसने तलवार का हल्का सा झटका दिया और वह काला सांप एक सैनिक के सीने में घुस गया। फिर दूसरे सैनिकों की ओर तेजी से बढ़ा। 1 2 3 10 20। कुछ ही सेकंड में पूरे पैलेस के सभी सैनिक मारे गए। उनके सीने में बड़ा छेद हो गए। महल में केवल बहुत चीखें गूंजने लगी। झांग ये हवा में ऊपर उठा और पूरे शहर का इंस्पेक्शन करने लगा। ये जानते हुए कि यह लुटेरों का बेस था, उसने तय किया कि होस्टैजिस को छोड़कर किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। झांग यी ने नानतुओ देश के इस आइलैंड पर 2 घंटे बिताए और जितने भी गैंग मिले उन्हें खत्म कर दिया। इसके अलावा उसने कुछ औरतों को भी ढूंढा जो किडनैप की गई थी। वे सभी चैन में जकड़ी हुई थीं और लुटेरों के खिलौने की तरह इस्तेमाल किए जा रही थी। जहाजों के पुरुषों को मारकर उनका मांस खा लिया गया था। मानवता के नाते झांगी ने सभी डेड बॉडीज को जला दिया ताकि उन्हें शांति मिल सके।
झांगी सोचने लगा, लेकिन इन औरतों का क्या किया जाए। वो बस थोड़ा खाना छोड़ सकता था। उनकी मेंटल हेल्थ ऐसी थी कि वे आजाद होकर भी शायद ही बच पाती, लेकिन वह कुछ स्ट्रॉन्ग विल पायर हो सकती है। जू यूनक्वे ने फिर सब नोटिस करके उसने जू झेंग को घटना की जानकारी दी। जू झेंग ने कहा कि यात्रा के दौरान सारे फैसले झांगी लेगा, जब तक कि कोई बड़ी स्ट्रेंथ इसमें न उलझे। लेकिन जू यूनक्वे किडनैप हुई महिलाओं के मामले में हेल्प करना चाहती थी। वह बोली, हम इन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते, वरना ये मर जाएंगी। जू यूनक्वे ने झांगी को देखा और बोली, हम इन्हें जहाज पर ले जा सकते हैं और जियांगनान वापस पहुंचा सकते हैं। तुम्हारे पास सफिशिएंट रिसोर्सेस है, कुछ और लोगों से फर्क नहीं पड़ेगा। झांगी हैरान होकर उसे देखने लगा। वह बोला, क्या तुम जानती हो इन्हें साथ ले जाना हमारे लिए कितना मुश्किल होगा? अगर हमारे मिशन की जानकारी लीक हो गई तो? जू यूनक्वे ने गंभीरता से कहा, कोई भी सिचुएशन हो, इंसानी जान सबसे कीमती है। मैं इन्हें मरते नहीं देख सकती। झांगी ने उसकी आंखों में देखा और समझ गया कि वह सच में ऐसा सोचती है, लेकिन वह न तो महान था, न ही बहुत काइंड। उसने ठंडी हंसी के साथ कहा, जब अपोक्लिप्स आया तब जिनलिंग शहर के 15 मिलियन लोगों का क्या हुआ? अब केवल 2 मिलियन क्यों बचे हैं? और तब दयालु मिस जू कहां थी? जू यूनक्वे चुप हो गई। कुछ देर बाद वह बोली, बैपरिक, वो परिस्थितियां अलग थीं। झांगी ने कहा, मेरे पास सप्लाई है, लेकिन अगर मैं किसी की मदद करूंगा तो पहले अपने देशवासियों की करूंगा। वह बोला, मिस जू, अपनी यह सस्ती सिंपैथी बंद करो, ये दुनिया खत्म हो चुकी है। फिर भी झांगी ने उनके लिए 1 हफ्ते का खाना छोड़ दिया और चला गया। जू युनक्वे गुस्से में चिल्लाई, ये बेकार का सेल्फ सेटिस्फेक्शन है, तुम जानते हो ये मर जाएंगी। झांग यी हंस पड़ा और बोला, हाँ, मैंने खाना छोड़ा ताकि मेरा दिल हल्का महसूस करे। सच कहूं तो मुझे उनकी परवाह नहीं। फिर उसने ताना मारा, और तुमने क्या किया मिस जू? गुस्से में जू युनक्वे ने अपना 3 दिन का राशन छोड़ दिया। फिर झांग यी ने कुक को कह दिया कि उसके लिए 3 दिन तक खाना न बने। फिर जू युनचुए गुस्से में अपने कमरे में चली गई, लेकिन झांग यी को कोई फर्क नहीं पड़ा। जुओ केयर ने चेताया, क्या तुम्हें नहीं डर कि जू झेंग तुमसे नाराज होगा? झांग यी हंसकर बोला, जू झेंग इतना बेवकूफ नहीं कि इस पर मुझसे दुश्मनी करे। अभी उन्हें मेरी जरूरत है, मुझे उनकी नहीं। जू झेंग ने भी जवाब दिया, कोई चिंता मत करो, उसे सबक सिखाने के लिए ही भेजा था। जो सही लगे वही करो। झांग यी अब निश्चिंत था। अगर जू यूनक्वे ज्यादा सिर चढ़ी तो वह उसे सीधा कर सकता था। महान दयालु महिला, दयालु वर्जिन, पूरी दुनिया की चिंता करने वाली मिस जू यूनक्वे ने पूरे दिन की भूख सहने के बाद झांगी को माफ करने का फैसला किया। वह घुटनों को गले लगाकर बिस्तर पर बैठी रही। काफी देर तक सोचने के बाद उसने झांगी को एक मैसेज भेजा, हमें बच्चों की तरह झगड़ने की जरूरत नहीं, चलो सॉल्व कर ले। उस समय झांगी टेस्टी चीज बर्गर खा रहा था। गर्मा गर्म बर्गर का रसदार स्वाद उसके मुंह में भर गया। लेकिन तभी जू यूनक्वे ने मैसेज किया। मैसेज देखकर झांगी ने फोन उठाया, एक नजर डाली और फिर टेबल पर रख दिया। कुछ देर बाद जू यूनक्वे का फिर से मैसेज आया, अगर तुम कुछ नहीं कहोगे तो मैं इसे हाँ मान लूंगी। मुझे भूख लग रही है, क्या कुछ खाने को मिलेगा? झांग यी हंस पड़ा। उसने मजाक करते हुए आवाज में जवाब भेजा, खाना तुम्हारा था, क्या तुमने ही नहीं बांट दिया? मैसेज पढ़ते ही जू यूनक्वे की आंखें चौड़ी हो गई। गुस्से में उसने फोन बिस्तर पर फेंक दिया और पेट पकड़कर लेट गई। जो केयर ने झांग यी से कहा, क्या सच में तुम उसे खाना नहीं दोगे? 3 दिन भूखी रही तो कमजोर पड़ जाएगी। झांग यी ने शांति से कहा, जिसे कभी भूख न लगी हो उसे खाने की कीमत नहीं समझ आती। सिर्फ 1 दिन की भूख बर्दाश्त नहीं हुई, ये उसका पहला सबक है। जो केयर मुस्कुराई, अगर कुछ नहीं खाएगी तो तबीयत खराब हो जाएगी, बस हल्का सबक दे दो, आखिर हमें उसके साथ लंबा सफर तय करना है। झांगी ने सोचा और बात सही लगी, लेकिन सजा जरूरी थी। उसने एक पैकेट ब्रेड और उबले चिकन ब्रेस्ट निकाले। झांगी ने जो केयर को बोला, 2 घंटे बाद इसे जू यूनक्वे को देना। जो केयर ने खाना जू यूनक्वे को दिया। पहले तो वह खुश हुई, लेकिन जैसे ही देखा
कि यह सिर्फ ब्रेड और उबला चिकन है। उसका चेहरा उतर गया। उसने बोला, झांग ही मुझे यही खाने को देगा? जोकियर मुस्कुराई, यह सेहत के लिए अच्छा है। जू युनक्वे की आंखों में आंसू आ गए। उसने बोला, वह मुझे परेशान कर रहा है। रात में भूख ने उसे मजबूर कर दिया। वह पानी के साथ ब्रेड और चिकन खाने लगी। खाने के बाद ताजी हवा लेने वह बाहर निकली। क्रू के लाउंज के पास से गुजरते हुए उसे रोस्ट चिकन की खुशबू आई। लाओतियान ने मुस्कुराकर पूछा, मिस जू, कहां जा रही हो? जू युनक्वे ने कमरे में झांका जहां टेबल पर तरह तरह के पकवान थे। उसने अनमने भाव से कहा, खाने का इंतजाम अच्छा है। लाओतियान हंसा और बोला, हाँ झांग सर बहुत अच्छे हैं। पहले तो महीनों तक अच्छा खाना नहीं मिलता था, अब रोज मीट और फिश खाते हैं। फिर उसे याद आया कि जू युनक्वे भूखी है। उसने पूछा, मिस जू, आपने कुछ खाया नहीं? हमारे साथ आकर कुछ लीजिए। जू युनक्वे लगभग मान जाती, लेकिन झांगी के तानों से बचने के लिए मना कर दिया। उसने अकड़कर बोला, हाँ हाँ, झांगी ने मुझे खाना दिया है, और जल्दी वहां से चली गई। समुद्र में सफर जारी था और 26 दिन बीत चुके थे। यात्रा उम्मीद से कठिन साबित हुई। समुद्र में खतरनाक इलाकों से बचने के लिए कई मोड़ लेने पड़े। रास्ते में समुद्री लुटेरों और दूसरी देशों की नेवी फोर्स से भी सामना हुआ। कई बार बर्फीले तूफानों ने सफर को और मुश्किल बना दिया। झांग ही पहली बार इतना लंबा समुद्री सफर कर रहा था। तब तेज तूफानों में जहाज बुरी तरह हिल गया। जोकियर डरकर झांगी के गले लग गई। झांगी ने जोकियर की पीठ थपथपाई और प्यार से बोला, डरो मत, मैं हूं ना, सब ठीक रहेगा। हालांकि तूफान गुजरते ही यात्रा फिर से शुरू हुई। कुछ दिनों बाद एक और अनजान मेहमान उनका इंतजार कर रहा था। ये सुबह सूरज समुद्र पर बादलों के बीच से चमक रहा था। सफेद धूप ठंडी लग रही थी और ज्यादा गर्मी नहीं दे रही थी। हालांकि जुलाई का महीना था और वे पहले ही ट्रॉपिकल वाटर में पहुंच चुके थे। फिर भी तापमान बहुत कम था, 0 से 20 डिग्री नीचे। लेकिन उत्तर की तुलना में यह तापमान स्वर्ग जैसा था। कम से कम इस वातावरण में इंसानों के जीवित रहने की संभावना बहुत ज्यादा थी। एक रात की बर्फीले तूफान के बाद झांगी और बाकी लोग डेक पर आ गए और शांत होते बर्फीले समुद्र को देखकर उनके दिलों में गहरी इमोशंस आ पड़ी। लेकिन ठीक उसी समय कानों में अलर्ट की आवाज गूंजी। अनंत समुद्र के एंड पर एक ब्लैक डॉट धीरे धीरे नजदीक आ रहा था। लाओत्यान जल्दी से भागते हुए आया और झांगी से कहा, एक वॉरशिप आ रहा है, यह मलय देश की नेवी है। झांगी ने हैरानी से पूछा, क्या यह इंटरनेशनल वाटर एरिया नहीं है? लाओत्यान ने कहा, तुम्हें यह तो पता ही होगा कि अब समुद्र भी जमीन जैसा ही हो गया है और पहले के कई नियम खत्म हो चुके हैं। सप्लाई की कमी के कारण कई छोटे देश डकैत देशों में बदल गए हैं। कुछ देशों की नेवी भी समुद्री लुटेरों का काम कर रही है। हमारे हुआशु देश या कोलंबिया जैसे वर्ल्ड पावरफुल कंट्री को छोड़कर बाकी कई देशों में यह स्थिति नॉर्मल है। मलय देश ओशियन रीजन का एक बड़ा देश था। झांगी तब तक कोई कदम नहीं उठा सकता था जब तक कि दूसरी ओर से हॉस्टिलिटी एक्सप्रेस न की जाए। झांगी ने पूछा, वे क्या करने वाले हैं? लाओत्यान ने कहा, वे जहाज पर आकर इंस्पेक्शन करने की परमिशन मांग रहे हैं। मिस्टर झांग, हमें क्या करना चाहिए? लाओत्यान का दिल भी तेजी से धड़कने लगा। मलय का वॉरशिप मजाक नहीं था, वह एडवांस्ड वेपन्स से बना हुआ था। भले ही जिनपेंग जहाज में भारी कवच था, लेकिन वह वॉरशिप की तोपों और टॉर्पीडो को नहीं झेल सकता था। झांगी ने रेलिंग से उठते हुए शांत भाव से कहा, उन्हें आने दो, फिर सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसीजन लेंगे। अब यह इस पर डिपेंड करता था कि दूसरी तरफ के लोग क्या करने वाले हैं। झांगी ना तो बेवजह लड़ाई चाहता था, ना ही वह किसी लड़ाई से डरता था। उसकी सबसे बड़ी ताकत ही उसकी असली कैपिटल थी। लाओत्यान ने झांगी के ऑर्डर मिलते ही तुरंत स्टाफ से कांटेक्ट करके मलय नेवी को बोर्डिंग की परमिशन दे दी। जो केयर झांगी के पास खड़ी थी, उसकी नन्ही सी हथेली झांगी के मजबूत हाथ में थी, जिससे उसके दिल की घबराहट अचानक गायब हो गई। उसने झांगी के शांत चेहरे को देखा और उसके फेस पर एक हल्की मुस्कान उभर आई। छू युनक्वे भी बहुत घबराई हुई थी। उसने अपने जीवन में पहली बार ऐसी सिचुएशन का सामना किया था।
अगर वह अपनी असली पहचान रिवील नहीं कर सकती थी तो वह बस एक नॉर्मल सिटीजन थी। पहली बार एक सिटीजन के रूप में उसे समुद्र में दूसरे देश की नेवी की इंस्पेक्शन का सामना करना पड़ रहा था। वह जांगी के करीब जाना चाहती थी ताकि उसे सुरक्षा का एहसास हो, लेकिन जांग येर जो केयर के साथ खड़े होने के कारण उसे महसूस हुआ कि वह वहां अननेसेसरी थी। कुछ टाइम बाद एक ग्रे वॉरशिप जिनपेंग के पास आकर रुक गया। वह वॉरशिप बहुत बड़ा नहीं था लेकिन जिनफिंग से थोड़ा बड़ा था। उसमें सफेद वॉर यूनिफॉर्म में ढके हुए सैनिक भरे थे जो अपने वेपन्स के साथ तैयार खड़े थे। झांगी की नजरें उनसे हटी नहीं। अगर वे कोई एबनॉर्मल बिहेवियर करते तो झांगी तुरंत डायमेंशन डोर खोलकर उनका मुकाबला करता। मलय वॉरशिप पर एक ऑफिसर जैसा दिखने वाला इंसान खड़ा हुआ। उसकी यूनिफॉर्म नॉर्मल आर्मी से अलग थी, जिससे उसका रैंक पहचानना आसान था। उसने हाथ हिलाया और दोनों जहाज धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ गए। सैनिकों ने लकड़ी के प्लैंक्स लगाए और उसके सहारे चलते हुए जिन फेंग के डेक पर पहुंच गए। जू यू नकवे ने समझाने की कोशिश की, हम हुआशु देश से हैं। यह सिर्फ एक नॉर्मल सिविलियन शिप है, इसमें कोई इल्लीगल चीज नहीं है। लेकिन मलय नेवी ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। इसके बजाय एक सोल्जर सीधा आगे बढ़ा। जू यूनक्वे को जोर से धक्का दिया जिससे वह जमीन पर गिर गई और उसने बंदूक सीधा उसके सिर पर रख दी। उसने बोला, जब तक हम कुछ पूछे नहीं तब तक चुप रहो। जो यूनक्वे के सिर पर रखी बंदूक के काले छेद में वह ठंडी स्ट्रिप्स साफ दिखाई दे रही थी। अपने जीवन में पहली बार किसी ने जू यूनक्वे सिर पर बंदूक तानी थी। वह इतनी डर गई कि जमीन पर बैठी रही और हिलने की हिम्मत नहीं हुई। झांगी यह सब चुपचाप देख रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। उसकी नजर सोल्जर की उंगलियों पर थी। वह बस धमका रहा था, उसकी उंगली ट्रिगर पर नहीं थी। सैनिक ने अपनी बंदूक घुमाई और चिल्लाया, अब चुपचाप अपने हाथ पीछे करो और हमारी चेकिंग एक्सेप्ट करो। दूसरे सोल्जर्स पहले ही केबिन में घुस चुके थे और तलाशी ले रहे थे। झांग ये शांत बना रहा। जहाज पर ज्यादा सामान नहीं था। झांगी को पहले से ही इस सिचुएशन का अंदाजा था, इसलिए उसने केबिन में सिर्फ एक हफ्ते के लिए जरूरी सामान रखा था। जू यूनक्वे का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने मदद के लिए झांगी की तरफ देखा, लेकिन झांगी का चेहरा बिल्कुल इमोशनलेस था। जाहिर था झांगी अपनी पहचान एक्सपोज नहीं करना चाहता था। उसकी आंखों से आंसू छलक आए। झांगी को उसकी कोई परवाह नहीं थी। उसने मजबूरन खुद को संभाला और चुपचाप जो केयर के बगल में खड़ी हो गई। एक सोल्जर ने बंदूक दिखाते हुए उन्हें अपने वेपन्स नीचे रखने का ऑर्डर दिया। झांगी ने अपनी टीम को इशारा किया और सब ने अपनी गन जमीन पर रख दी। उनके कोलैबोरेशन के कारण मलय नेवी ने कोई ज्यादा भारी एक्शन नहीं की। मलय आर्मी के ऑफिसर ओबेंथियस झांग यी की तरफ देखता रहा।